बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GNN और प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल हसन। नाज़रीन, आज मैच के हवाले से बात करेंगे। यकीनन आप उस मैच को जानते हैं जो आज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान खेला गया। दूसरे ODI की बात यकीनन मैं कर रहा हूं, जिसमें आज पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को मुकम्मल तौर पर आउट क्लास कर दिया। 146 रन का हदफ दिया गया था जिम्बाब्वे की जानिब से और आज पाकिस्तान के ओपनर्स ने ही उस हदफ को मुकम्मल कर लिया और उसको अचीव कर लिया। सिर्फ 18.2 ओवर्स में इस हदफ को अचीव कर लिया गया। टॉस आज जिम्बाब्वे ने जीता था और टॉस जीतकर जिम्बाब्वे की जानिब से बैटिंग करने का फैसला किया गया था और जिम्बाब्वे की जब हमने बैटिंग देखी तो स्टार्ट में ही जिम्बाब्वे की विकेट्स गिरना शुरू हुई और कुछ अच्छा मजमुआ जिम्बाब्वे की टीम सेट करने में कामयाब नहीं हो सकी। लास्ट मैच में जो मैच जिम्बाब्वे ने अपने नाम किया था उसमें और इसमें फ़र्क ये था कि उसमें भी जिम्बाब्वे की अर्ली विकेट्स तो गिरी थी, लेकिन उसके बाद जो टेल एंडर्स थे उनकी जानिब से संभाला दिया गया था और मैच को उनकी जानिब से बचाया इस तरह से गया कि 206 रन का टारगेट दिया गया था। लेकिन आज टारगेट बहुत कम था, लेकिन जिस तरह से बैटिंग की गई पाकिस्तान की जानिब से और जिस तरह से पाकिस्तान ने प्रोफेशनल शॉट्स खेली पाकिस्तानी ओपनर्स की जानिब से, साइम अयूब की बात करें जिनकी जानिब से आज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी और अब्दुल्ला शफीक ने उनको जिस तरह से खिलाया, उनको मौका दिया कि वो अपनी सेंचुरी मुकम्मल करें। बिल्कुल एक स्टनिंग परफॉर्मेंस इसको कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। तो गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। एनालिस्ट अहमद सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सलमान बट साहब फॉर्मर क्रिकेटर और कप्तान कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन कर लिया है सलमान बट साहब ने भी। सलमान बट साहब आपको वेलकम कहेंगे। सलमान साहब आपकी जानी भी आएंगे। सबसे पहले कहिएगा आज के मैच के हवाले से। हम देखते हैं कि एक मैच पाकिस्तान की टीम इस तरह से हारती है कि सिर्फ 60 स्कोर और 21-22 ओवर्स में पूरी टीम जो है यूं लगता था कि पैक हो जाएगी और पैक हुई भी, क्योंकि DL मेथड से उसका नतीजा निकला था। लेकिन दूसरा मैच हम देखते हैं कि 146 रन का हदफ था लेकिन एक भी विकेट पाकिस्तानी टीम ने नहीं दी। देखिए, बिल्कुल दिस इज पाकिस्तान फॉर यू कि एक दिन हम बिल्कुल ऑपोजिट कर सकते हैं और दूसरे दिन बिल्कुल उसके बरक्स जो है परफॉर्मेंस आ जाती है। यानी कि हारने पे आए तो वो 200 का टोटल 50 ओवर और यही टीम, यही बॉलर्स, यही ग्राउंड, यही पिच, यही कंडीशन और जिस तरह उस दिन पाकिस्तान ने परफॉर्म किया और आज जब थोड़ा सा खेले हैं इनिशियली, उसके बाद आप देख लीजिए कि 18 ओवर्स में ये 148 रन पूरे हो गए। तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है ओवरऑल टीम की। और स्पेशली दोनों ओपनर्स के हवाले से अगर हम बात करें तो साइम अयूब की बड़ी एक एक्सिलरेटिंग नॉक है और बड़ा फ्रीडम के साथ उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया और वो इसी तरह के प्लेयर हैं। वो जब खेलते हैं तो ही लुक स्पेक्टेकुलर और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब्दुल्ला ने साथ उनका दिया है और कहीं पर ऐसा नहीं किया कि वो भी पैनिक हुआ या उन्होंने उनको मैच करने की कोशिश की हो। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और एज फार एज द बॉलिंग इज कंसर्न्ड, आई थिंक पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं अगेन आगा सलमान और इब्रार, जो उन्होंने 7 विकेटें शेयर की हैं, तो दिस शोज यू के जो जिम्बाब्वे की टीम है अगेंस्ट स्पिनिंग ऑप्शंस दे आर नॉट एट होम। उनको प्रॉब्लम आती है, वो भी बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाते, पूरे ओवर्स नहीं खेल पाते और अपनी इनिंग्स को बिल्ड नहीं कर पाते। ऑन द अदर एंड आई थिंक पाकिस्तान टीम को यही फिटिंग है कि वो इस टीम के खिलाफ इस तरह मैचेस जीते। बिल्कुल ठीक। अच्छा बट साहब ये कहिएगा कि साइम अयूब की जानिब से जिस तरह से आज कारकर्दगी दिखाएगी, जिस तरह की उनकी बैटिंग थी, सबसे पहले साइम अयूब की बैटिंग के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने अभी साइम का जिक्र करते हुए कहा कि ये इसी तरह के प्लेयर हैं कि जब ये खेलते हैं तो ही लुक स्पेक्टेकुलर, लेकिन जब भी थोड़ा इजी स्टार्ट करते हैं, थोड़ा कह लें कि थोड़ा कॉशियस होते हैं, थोड़ा बॉल को देख लेते हैं, तो हमने देखा कि जैसे ये सेट होते हैं अपनी पेस को बहुत इंक्रीज कर लेते हैं और ऑपोजिशन के लिए उतना बड़ा थ्रेट बन जाते हैं। सो आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है कि सैम कीप्स बिलीविंग इन हिमसेल्फ एंड ही अप्लाइज हिमसेल्फ। क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में भी जो इन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेली थी उसमें भी इनिशियली इन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया था, ऐसे 2-3 ओवर देख लेते हैं, उसके बाद आसानी होती है। सो आई थिंक ये चीज़ है जो इनको अपनी गेम के साथ जोड़ लेनी चाहिए, बिकॉज इनमें जिस तरह एबिलिटी है, जैसे जैसे इनिंग्स तेज आगे बढ़ती है ये इनकी स्पीड रन बनाने की तेज होती जाती है और ये बहुत इनकरेजिंग साइन है। अच्छा, साइम अयूब के बारे में आप क्योंकि बात कर रहे हैं तो साइम अयूब की ऑल्दो ये नेचुरल एग्रेशन था, बहुत शानदार इनिंग्स थी, इसकी यकीनन तारीफ होनी चाहिए। एक और इसका पहलू यकीनन ये है कि उन्हें अपने साथ खेलने वाले अब्दुल्ला शफीक को भी जो है वो स्पेस दी है और उनको भी उन्हें मौका दिया है कि वो कुछ वक्त जो है वो क्रीज के ऊपर गुजारें।
और उनके ऊपर जो है प्रेशर नहीं आने दिया। अब्दुल्ला शफीक के उस तरह से चूँकि रन नहीं आ रहे फ्लो में, जिस तरह से साइम अयूब के आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी और जिम्बाब्वे के अंदर भी, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये पार्टनरशिप थी जिसमें हमने ये देखा, इसरा भट्ट साहब ने कहा कि गैर ज़रूरी एग्रेशन का मुजाहरा किसी भी जानिब से नहीं किया गया, दोनों ने अपनी नेचुरल गेम खेली है। और 113 रन की ये शानदार इनिंग साइम अयूब अब जो है वो पाकिस्तान की जानिब से इन्होंने थर्ड फास्टेस्ट ODI 100 आज स्कोर किया है। इससे पहले आपको याद है कि शाहिद अफरीदी ने 37 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की थी श्रीलंका के अगेंस्ट, और उसके बाद उन्हें कानपुर में जो दूसरा फास्टेस्ट 100 किया था पाकिस्तान के लिए। तो शाहिद अफरीदी की उन 2 सेंचुरीज के बाद आज साइम अयूब जो है वो पाकिस्तान के लिए तीसरी तेज तरीन सेंचुरी बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं, और ये उनके ODI करियर की पहली 100 थी। बिल्कुल ठीक। अच्छा सलमान साहब, कंसिस्टेंसी की हम अक्सर ही बात करते हैं, ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी आ रही है और ज़्यादा मैचेस हैं, ज़्यादा टीम्स के साथ हमें मुकाबला करना होगा, और अब जो हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं टीम्स के साथ वो भी अच्छा है, नए लड़कों को मौका दिया जा रहा है। अब आप ये कहिएगा कि कंसिस्टेंसी को किस तरह से लेकर आया जाए टीम में, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है, अगर अभी से टीम बनेगी तो फिर ही जाहिर है चैंपियंस ट्रॉफी में जाकर कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे हम। देखिए, ये सारी उसी की तैयारी है बेसिकली। अगर आप पाकिस्तान के जो चेंजेस हैं उनको देखें इन सर्टेन पोजीशंस, तो आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को तलाश कर रहे हैं। जो कोर टीम है वो तो आपको पता है। अब आपके जो कोर प्लेयर्स हैं जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में अगर वो फिट हुए तो मोस्ट प्रोबेबली वो टीम के अंदर होंगे। उसमें बाबर है, उसमें शाहीन है, उसमें नसीम है। उन्हें भी थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा वक्त अपना जो है ना अपने ऊपर, अपनी फिजिक के ऊपर, अपनी फिटनेस के ऊपर मेंटली अपने आप को रिलैक्स करें। और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक प्लेयर जो है ना वो चाह रहा हो खेलना, ही इज रेडिंग टू गो, ही इज विलिंग टू प्ले। जब आप बहुत ज्यादा खेलते हैं और हर चीज खेलते जाते हैं और हल्के मैच भी खेलते हैं ना, तो एट टाइम्स आपका जो इंटरेस्ट है वो लैक करना शुरू हो जाता है, आपकी बॉडी बर्नआउट होना शुरू हो जाती है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग कि वो आराम कर रहे हैं और अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो आपके यंगस्टर्स हैं उनको ये एक्सपोजर का मौका मिल रहा है, वो रन्स कर रहे हैं, उन्हें भी कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो जब आपको कभी फिटनेस का इशू आगे जाके आएगा तो एटलीस्ट आपके पास वो वाले प्लेयर्स होंगे जो इंटरनेशनली एक्सपोज हो चुके हैं, जिनको मौके मिल चुके हैं और जो परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं। ठीक है। अच्छा सलमान साहब, ये कहिएगा कि मोहम्मद हसनैन और हसीबुल्लाह को ड्रॉप किया गया, तैयब ताहिर और इब्रार को आज इन किया गया, इन चेंजिंग्स के हवाले से क्या कहेंगे? अच्छी चेंजिंग्स थी? देखिए, ये इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि हसीबुल्लाह बेसिकली एक ओपनिंग बैट्समैन, और वनडे में जो उनका लिस्ट ए का डोमेस्टिक रिकॉर्ड है उसमें सेंचुरियां उनकी ओपन पे हैं बहुत सारी। तो उसको जब भी खिलाना है उसको उसकी पोजीशन पे खिलाया जाए। और इसी तरह दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो इब्रार का अंदर आना मेक सेंस, बिकॉज यहाँ पर स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं। आप देख लिए दोनों मैचेस में सबसे ज्यादा विकेट स्पिनर्स ने ली हैं। तो पाकिस्तान ने एक पेसर को कम किया है और एक लेकर आए हैं वो अंदर अपना मिस्ट्री स्पिनर। एक तो ये जो कंट्रीज कह लीजिए कि जो फुल फ्लेज क्रिकेट नहीं खेलती बहुत ज़्यादा, इनके लिए मिस्ट्री स्पिनर्स को खेलना बड़ा मुश्किल होता है। और हमने देखा कि इब्रार भी इफेक्टिव रहे, आगा सलमान एक बार फिर इफेक्टिव रहे। इसी तरह तैयब ताहिर इसलिए अंदर आए हैं कि वो 6वें, 5वें, 6वें नंबर के ऊपर स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, वहीं पे उनका रिकॉर्ड अच्छा है। तो ये जो चेंजेस थे ये रेलेवेंट थे। बिल्कुल। अच्छा भट्ट साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो हसीबुल्लाह के बारे में आपने कहा बेंच स्ट्रेंथ हम चेक कर रहे हैं, तो हसीबुल्लाह को उनको जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, उनको पहले एक मैच ऑस्ट्रेलिया में खिलाया गया, फिर बाहर कर दिया गया, आज इस सीरीज में भी जहां पर उनको लेकर आए उनको उनकी जगह पर भी नहीं खिलाया, और फिर एक मैच खिलाकर उनको दोबारा बाहर कर दिया। यकीनन ज़रूरत तो इसकी टीम को होगी, लेकिन क्या इससे हसीबुल्लाह के जो कॉन्फिडेंस है उसको नहीं थोड़ा डंट लगेगा इस तब्दीली के साथ? देखिए, इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड कि आप जो है अगर उसको खिलाते हैं फिर आप उसके नंबर पे खिलाते हैं। अब आपके जहन में बात ये चल रही है खिलाने वाले के जी 2 ओपनर्स हैं, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस पुटअप की है, और वो स्पेशली साइम तो कोई इतना पुराना नहीं है, अब्दुल्ला कुछ देर से खेल रहे हैं। तो अब वो उनको शायद हिलाना नहीं चाह रहे, जबकि हसीब के लिए आइडियली जो जगह बनती है वो टॉप ऑफ द ऑर्डर बनती है। तो ऐसे में शायद उन्हें इस डिसीजन को लेने में मुश्किल पेश आ रही है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अब्दुल्ला भी एक एस्टैब्लिश प्लेयर है, बहुत सारी क्रिकेट खेली है। ठीक है, पिछले कुछ अरसे में उनका कोई इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, बट वही एक जगह है जहाँ पर आप हसीब को खिला सकते हैं। दूसरा बैट्समैन तो खुद अभी उसने जान पकड़ी है काफ़ी सारे मैचेस में, वो भी उसने इनिशियली प्रेशर फेस किया, उससे रन्स नहीं हो रहे थे साइम अयूब से। तो अब आके शुरू हुए तो डेफिनेटली दे वुड नॉट वांट के यार इसको अभी बाहर बिठाया जाए और इसका कॉन्फिडेंस फिर एक दफ़ा शेक किया जाए। सो आई थिंक ये वो डिलेमा है जो पाकिस्तान की शायद मैनेजमेंट फेस कर रही है कि इसको ऊपर खिलाएं तो कैसे, किसकी जगह खिलाएं।
बिल्कुल अच्छा। बट साहब, इब्रार अहमद की कारकर्दगी को आज किस तरह से देखते हैं? अब आज तो काफ़ी बॉल को फ्लाइट भी दे रहे थे, और साथ ही साथ एक सजेशन ये भी सुनने में आ देखिए रही थी, एक ये भी चीज़ हमने सुनी कि मोहम्मद हसनैन को ड्रॉप अगर ना भी करते तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मोहम्मद हसनैन को अगर खिलाया जाता आज के मैच में भी तो बेहतर होता। नहीं, देखिए वहां पे स्पिनर्स ज्यादा इफेक्टिव हैं और फास्ट बॉलर्स को वाली परचेज मिल नहीं रही थी, जिस वजह से ये चेंजेस उन्होंने किए हैं। तो ये रेलेवेंट चेंजेस थे। फर्क तो पड़ता है ना, 12 तो नहीं खिला सकते, 11 ही खिलाने हैं, तो फिर किसी ने बाहर होना है, तो उसकी जगह बंदे ने आना है। तो अगर आप बॉलर अंदर ला रहे हैं, स्ट्राइक बॉलर, तो उसकी जगह स्ट्राइक बॉलर ही बाहर जाएगा ना। और आई थिंक ये बिल्कुल रेलेवेंट चेंज था। और ये जो ख्वाहिशात है ना, ये भी खेल लेता, वो भी खेल लेता, ऐसा भी हो जाता, ये नहीं हो सकता। बिल्कुल 11 अच्छा। नहीं खेलना, ठीक इससे है। ज्यादा बंदे प्लेइंग 11 नाम है इसका। एग्जैक्टली अच्छा सलमान भट्ट साहब, आज के मैच को अगर देखा जाए तो जिस तरह से फॉल हुआ विकेट्स का जिम्बाब्वे के एंड को देखें, तो आप किस बॉलर से ज़्यादा मुतमईन नज़र आए और किसकी आप तारीफ़ करना चाहेंगे, या आप ये कहेंगे कि आज बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आए? देखिए रेलेवेंट जो है ना बॉलिंग उन्होंने रेलेवेंट एरियाज में की है, जहां पर बॉलिंग करनी चाहिए। देखिए ये पाकिस्तान की बॉलिंग का स्पेशली कोई इतना बड़ा टेस्ट नहीं है। हम्म। जिम्बाब्वे की जो बैटिंग है उसमें शॉन विलियम्स है, सीन अरविन है। अरविन बड़े अरसे से खेल रहे हैं, कभी कभार स्कोर करते हैं। विलियम्स है जो एक रेगुलर रन गेटर है। दूसरे सिकंदर रजा है जो एक्सपीरियंस प्लेयर है। उसके अलावा तो उनकी बैटिंग को देख के ही लगता है कि अभी आउट हुए, अभी आउट हुए। तो उसमें कोई ऐसी थ्रेट नजर नहीं आती है कि जिससे आप ये गेज करें कि यार हमारे बॉलर्स ने कोई बहुत कमाल कर दिया। आई थिंक यही करना चाहिए था और यही पाकिस्तान को सूट करता है इस टीम के खिलाफ। ये सामने कोई ऐसी टीम नहीं है कि जिसकी आप परफॉर्मेंस को पकड़े और हम अपने आप को ग्लोरीफाई करना शुरू कर दें। आई थिंक इट शुड बी केप्ट सिंपल, दिस इज व्हाट इट इज। इनके खिलाफ पाकिस्तान की यही परफॉर्मेंस होनी चाहिए। यस, इफ यू प्ले बैडली तो देन इट बिकम्स अ कंसर्न। अच्छा, इसमें आप भट्ट साहब ने सिकंदर रजा का तज़किरा किया। सिकंदर रजा जो है वो अब 143 ओडीआई इंटरनेशनल खेल चुके हैं जिम्बाब्वे के लिए। 4193 उनके रन है, 36 की उनकी एवरेज है। और जिम्बाब्वे को मेरा ख्याल है कि जो चीज़ वो मिस कर रहे हैं वो यही है कि सिकंदर रजा, चूँकि उनको हमेशा लेकर चलते थे, सिकंदर रजा के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी ये टीम, ओडीआई हो, T20 क्रिकेट हो, तो इनके जो चंक्स ऑफ रन होते थे सिकंदर रजा के वो बहुत ज़्यादा होते थे। तो इस सीरीज़ में अनफॉर्चुनेटली आज उन्होंने थोड़ी पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश की शॉन विलियम्स के साथ 5वीं विकेट में, लेकिन जैसे ही उन्होंने वो आउट होकर गए सलमान अली आगा की बॉल पर, तो उसके बाद 24 रन के अंदर जो है वो उनके 5 खिलाड़ी आउट हो गए। और पाकिस्तान ने, आपको याद होगा, पिछले मैच के अंदर भी 125 रन पर 7 खिलाड़ी आउट कर लिए थे। और उसके बाद 8वीं विकेट पर जो है वो 9वें नंबर के जो गवारा जो हैं वो आकर 48 रन स्कोर कर गए थे। तो लकीली आज पाकिस्तान ने उनको वो चांस नहीं दिया। और जिम्बाब्वे के लिए बहुत अनफॉर्चुनेट है कि सिकंदर रजा जो है वो उनको रन कर नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा सलमान भट्ट साहब, सिकंदर रज़ा की बात हो रही है, तो आज हमने सिकंदर रज़ा को भी देखा कि जिस तरह से शॉट्स पड़ी और जिस तरह से कॉन्फिडेंटली आज खेला गया सिकंदर रज़ा को, आप समझते हैं कि आज उनकी बॉलिंग उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं थी जो हमने पहले मैच में देखी? देखिए पहले मैच में जो उन्होंने आउट किया ना 1-2 प्लेयर्स, तो वो तो साफ दिखाई दे रहा था कि उनको रीड ही नहीं हुआ कि किया क्या सिकंदर ने। ऑफ स्पिन किया है, फिंगर से बॉल को अंदर लाया है या बाहर निकाला है। तो ये जो मिस्ट्री बॉलिंग है ना, इसका राज जैसे ही फाश होता है ना बैट्समैन पे कि ये क्या करने लगा है, तो ये बॉलिंग कह लीजिए कि बिल्कुल इसका जो इफेक्ट है ना वो मिनिमम हो जाता है। बहुत फिर ये बॉलर फंस जाता है उल्टा। तो सिकंदर ये है कि वो मिक्स एंड मैच करके बॉलिंग कर लेते हैं। देखिए उन्हें कोई बहुत ज़्यादा मार नहीं पड़ी हुई है, उन्हें 30 रन दिए हैं 4 ओवर्स में, जो कि बाय मॉडर्न स्टैंडर्ड्स जब एक पार्टनरशिप लगी हो तो कोई बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं है। बट अगेन ये जो बैट्समैन है आपके, ये एस्टैब्लिश प्लेयर्स हैं और ये अच्छा खेलते हैं स्पिनर्स को, दोनों ये जो ओपनर्स हैं हमारे। तो इनके खिलाफ अगर ये सेट होंगे तो फिर ये नॉन रेगुलर बॉलर्स को ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए और ऐसे ही करते हैं। और ये पिच भी बेहतर था, यानी इस पिच में स्लाइटली कह लें कि लेसर टर्न था जो आपको पिछले मैच में नजर आया, उससे थोड़ा ये पिच ज्यादा बेहतर खेल रही थी। और इस चीज को कोट भी किया है जिम्बाब्वे के कप्तान ने कि आज का जो पिच है ये पिछले मैच से थोड़ा बैटिंग के लिए बेहतर था, लेकिन हम बहुत बुरा खेले। अच्छा भट्ट साहब, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है इसको अनप्रेडिक्टेबल कहा जाता है, और पाकिस्तान के हिसाब से हमने आज गुफ्तगू का आगाज़ किया है, तो ये जो एक अनप्रेडिक्टेबल किस्म का एनवायरनमेंट होता है, क्या ये साजगार होता है चैंपियन प्लेयर्स को बनाने के लिए? और क्या पाकिस्तान की टीम ये जो एक गैर मुतवाज़ी किस्म का मिजाज है हमारा, जब दिल करे जीत गए, जब दिल करे हार गए, कोई नज़र नहीं आता कि हमारी एक प्रोफेशनलिज्म भी हमारे अंदर कोई पाई जाती है, हम बस जो है वो
जिस दिन हमारे जो रॉ टैलेंट जो पाकिस्तान पैदा करता है अपने मुल्क के अंदर, जिस दिन वो परफॉर्म कर गया उस दिन हम रूथलेसली टीमों को हरा देते हैं, और जिस दिन उनसे परफॉर्म ना हुआ उस दिन फिर हम जिम्बाब्वे से भी आ जाते हैं। 2022, 23, 24 के आप साल निकालें, हम अफगानिस्तान से भी हारे, हम अमेरिका की टीम से भी हारे, हम जिम्बाब्वे से भी अब आके हार गए हैं, वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका की जो यूँ कह लीजिए कि लो रैंक टीम है उनसे भी हम हार गए हैं। तो क्या ये जो अनप्रेडिक्टेबल होने का जो हमारे ऊपर टैग लगा है, ये चैम्पियन प्लेयर्स को नर्चर करने में कामयाब होता है? देखिए, प्लेयर्स तो अच्छे खासे बड़े प्लेयर आते हैं, लेकिन पाकिस्तान का एनवायरनमेंट ऐसा है कि वो प्लेयर अपनी पूरी पोटेंशियल को नहीं पहुंचता। आप पीछे चले जाइए, आप इंजी भाई को देखें, मेरा ख्याल है दुनिया में इतना आसानी से खेलने वाला शायद ही उनके वक्त में कोई प्लेयर होगा जिसके पास इतना वक्त मौजूद हो, लेकिन अपनी पोटेंशियल के मुताबिक जितना उनमें पोटेंशियल था, मेरा ख्याल है उनकी एवरेज 50-60 से ऊपर होनी चाहिए थी, ठीक है, जितने वो बड़े प्लेयर थे। बट ड्यू टू डिफरेंट रीजन, चाहे वो फिटनेस हो, चाहे वो उनका अपना मिजाज हो, या कोई भी ऐसी चीज़ हो, या हमारा एक क्रिकेटिंग कल्चर है जिसके अंदर सर्टन चीज़ें हैं जिसके बारे में हम तवज्जो ही नहीं देते, तो हम बड़े अरसे दराज से वो कहते हैं ना कि बस डंग टपाओ है कि जो काम चल रहा है चलाए जाओ, चल रहा है चलाए जाओ। और अब आकर आज के दौर में आपकी अनसर्टेनिटी बहुत है, तो ये इतना लंबा जो आपने नक्शा इसका खींचा, जो कि बिल्कुल ठीक है, इसका जवाब जो है ना वो ये है कि इसका जवाब एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि टेल मी समथिंग व्हिच इज प्रेडिक्टेबल ओवर हियर। यहाँ पे क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? यानी हमने 27 सेलेक्टर खेले हैं पिछले 2 सालों में, एक्सेप्ट दैट वी आर अनप्रेडिक्टेबल। हर चीज बिल्कुल ठीक सलमान साहब, अभी जी ठीक है सर साहब, अभी एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन साथ रखिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं आज के ओडीआई के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान ने एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है, बैटिंग हो या बॉलिंग हो, और बिल्कुल आउट क्लास कर दिया है जिम्बाब्वे को, और 10 विकेट से आज के मैच को अपने नाम किया है। अहमद सईद साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, सलमान भट्ट साहब कुछ ही देर में हमें दोबारा से ज्वाइन करेंगे। अहमद, आज के मैच के इंपॉर्टेंट मोमेंट के हवाले से अगर बात की जाए, कौन कौन से मोमेंट्स को आप समझते हैं कि आज ज़बरदस्त मोमेंट्स थे आज के मैच को लेकर? देखें, सबसे पहले तो अगर हम मोहम्मद रिजवान जो हमारे कैप्टन हैं उनके इस डिसीजन को देखें कि उन्होंने जब ये चेक कर लिया कि पिच जो है वो स्पिनर्स के लिए साजगार है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा तरद्दुद नहीं किया, बहुत ज़्यादा वेट नहीं किया, और उन्होंने उस रिवायत पसंदी से इनहराफ करते हुए, जिसमें पहले 8-10 ओवर जो है वो फास्ट बॉलर से करवाए जाते हैं, वो स्पिनर्स को ही ले आए शुरू में, और स्पिनर्स ने आके अटैक किया, और स्पिनर्स को जो है विकेट मिली। पाकिस्तानी टीम के जो स्पिनर्स हैं उनके डिसिप्लिन की तारीफ़ करनी होगी, उनकी डेडिकेशन की तारीफ़ करनी होगी, जिस तरह से उन्हें लाइन एंड लेंथ पर बॉलिंग की, उसका मुजाहरा किया, और उनका भरपूर साथ दिया पाकिस्तान के फील्डर्स ने, और सिचुएशन के मुताबिक जो फ़ैसले किए, बदलते हुए फ़ैसले मोहम्मद रिजवान के, उन्होंने भी यकीनन यहाँ पर जो है वो एक डिफाइनिंग रोल प्ले किया इस जीत के अंदर। अहम बात यह है कि जिसका हमने पहले तज़किरा किया कि सिकंदर रज़ा और शॉन विलियम जो है वो एक मौके पर लग रहा था कि ये अगर पिच पर खड़े हो जाते हैं, ये अपना टाइम लेने में कामयाब हो जाते हैं, अपनी स्पेस बाय करते हैं वहाँ पर, तो हो सकता है कि इस इनिंग्स को वो लंबा लेकर जाएँ, ज़्यादा ओवर खेलने की कोशिश करें। लेकिन जब सिकंदर रज़ा का विकेट मिल गया पाकिस्तान को, तो वहाँ पर जो है मोमेंटम, आपने मोमेंट ऑफ द मैच के बारे में पूछा, तो मेरा ये ख्याल है कि सिकंदर रज़ा की विकेट वो मोमेंट था जहाँ से मोमेंटम जो है वो पाकिस्तान की टीम की तरफ शिफ्ट हुआ, और पाकिस्तान ने फिर थ्रू आउट द गेम उस मोमेंटम को कैरी किया, उनकी टेल को जल्दी आउट किया, उसके बाद जिस तरह से रूथलेसली आके उस चेयर्स को शुरू किया है साइम अयूब ने और अब्दुल्ला शफीक ने, वो यकीनन काबिल दीद भी था और काबिल दाद भी था। बिल्कुल अहमद, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 5 से 6 विकेट्स जब तक गिरी जिम्बाब्वे की टीम की, तब तक उनका अगर हम कंपैरिजन करें पर ओवर रन रेट के हवाले से तो अच्छा था, मतलब बुरा रन रेट नहीं था 5 और 6 के दरमियान, लेकिन उसके बाद बिल्कुल सिचुएशन हमें बदलती नजर आई। देखें, इसमें यकीनन इस एक फैक्टर ये यहाँ पर ये भी है कि जिस तरह से हम अक्सर स्पोर्ट्स फ्लिक्स के प्लेटफॉर्म से ये तज़किरा करते हैं कि आप सिचुएशन के मुताबिक अगर प्लेयर्स को लेकर जाएंगे तो वो वहाँ पर जाकर आपको परफॉर्म करके देंगे। अभी यहाँ पर बात हो रही थी कि अबरार अहमद जो है वो मिस्ट्री स्पिनर है, उनकी जब समझ में आ जाती है ओपोनेंट टीम को तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल यही बात हमने देखी जब इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान खेलने आई 2022 में। जब इंग्लैंड की टीम यहाँ पर आई तो आपको याद होगा कि अबरार का डेब्यू हुआ और उन्होंने डेब्यू टेस्ट मैच के अंदर 7 खिलाड़ी आउट कर दिए, गो के वो बहुत महंगे साबित हुए। लेकिन उस एक सीरीज़ को खेलने के बाद जब दूसरी सीरीज़ खेलने के लिए इंग्लैंड पाकिस्तान में आया तो अबरार अहमद को यहाँ पर जो है वो 174 रन उन्होंने कंसीड किए, उनको कोई विकेट नहीं मिला।
इंग्लैंड के अगेंस्ट। लेकिन उन्हीं अबरार अहमद को जब हमने सिचुएशन देखते हुए इस्तेमाल किया आज जिम्बाब्वे के यहाँ, तो उन्होंने आकर कॉन्फिडेंस के साथ बॉल को फ्लाइट भी किया, उन्होंने जो है वो उस ट्रस्ट को रीपे किया जो उनके कैप्टन ने उनके ऊपर किया था। लेकिन यकीनन यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी स्पेस मौजूद है। फैसल अकरम की बात करें, अबरार अहमद की बात करें, ये दो स्पिनर ऐसे हैं जो पाकिस्तान के फ्यूचर में जो है वो काम आ सकते हैं। सलमान अली आगा जो है वो पार्ट टाइम स्पिनर हैं, साइम अयूब पार्ट टाइम अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन फैसल अकरम और अबरार अहमद ये दो ऐसे बॉलर हैं जिनको प्योर स्पिनर कहा जा सकता है और फ्यूचर जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा इनके ऊपर। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं इन प्लेयर्स को, एक तो इनको कैश किया जाए, दूसरा इन प्लेयर्स को यहाँ पर रुकना नहीं है, यहाँ पर स्टे नहीं करना है। दोबारा अगर इनको टीम में जगह ना भी मिले तो मायूस होकर घबरा कर जो है वो जो जिस तरह के स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं प्लेयर आमतौर पर हमारे मीडिया के अंदर। आपके पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है, आप यहाँ फर्स्ट क्लास में आए, आप यहाँ पर परफॉर्म करें और परफॉर्म करके जिस तरह से प्लेयर जो है वो एक सिस्टम के थ्रू टीम में आते हैं, उस सिस्टम के थ्रू आए, बजाय इसके कि आप PSL का शॉर्टकट इस्तेमाल करके टीम में जगह बनाने की कोशिश करें। तो इस माइंडसेट को, इस मिजाज को जो है वो बहुत जल्द बदलना पड़ेगा अगर पाकिस्तानी क्रिकेट को रिवाइव करना है लंबे अरसे के लिए। तो एग्जैक्टली सलमान वर साहब ने नाज़रीन ज्वाइन कर लिया है। सलमान वर साहब, मैं आपकी बात उस वक्त कट हो गई, चैम्पियन प्लेयर्स के हवाले से आप गुफ्तगू कर रहे थे, काइंडली वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, चैम्पियन प्लेयर्स जो हैं वो बहुत सारा जो कह लें कि हालात और एनवायरनमेंट का इफेक्ट होता है। जब भी कोई चीज़ ग्रो करती है तो एनवायरमेंटल इफेक्ट्स होते हैं। ऐसे ही इंसान है, अगर आप बच्चा एक सर्टन सॉर्ट ऑफ पिचेस पे खेल रहा है तो उस पे जो चीज़ कह लें कि अगर स्पिन पिचेस पे खेल रहा है तो ही विल ग्रो अप बेटर अगेंस्ट स्पिनर्स। अगर वो पेस एंड बाउंस पे खेल रहा है तो ही विल ग्रो अप बेटर अगेंस्ट क्विकर पीपल। तो ऐसा ही है कि जो एनवायरनमेंट हम देंगे, बात यह है कि इफ़ यू वांट अ चैंपियन टू ग्रो अप, तो उसकी एनवायरनमेंट भी जो है ना वो चैंपियंस वाली बनानी पड़ेगी। आपको सोचना वैसे पड़ेगा, उसको खाना वैसा खाना पड़ेगा, उसको ट्रेनिंग वैसी करनी पड़ेगी, उसको एटीट्यूड वैसा बनाना पड़ेगा। हार से उसको हर्ट होगी, जीतने के लिए खेलेगा, पल पल जीतने के लिए स्ट्राइव करेगा, दूसरों से बेहतर होने के लिए स्ट्राइव करेगा और ये प्रोसेस को डे इन एंड डे आउट रिपीट करेगा। रिजिलियंट होगा, उसको हार जो है ना वो उसको दुखेगी और वो लड़ेगा और वो उसको पसंद नहीं होगी और उसके इर्द गिर्द के लोग भी उसको इस सारी चीज़ों में सपोर्ट करते नजर आएंगे, अप्रिशिएट करते नजर आएंगे और वो एक बिल्डअप जो है ना वो आपको कंसिस्टेंटली चैंपियंस देगा। अनलेस कि आप ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करें, फिर ऐसा ही होता है कि कोई ब्रिलियंस की मोमेंट आ गई, हम बड़े खुश हो गए, फिर पट्टा बैठ गया, फिर हमने कहा देखो जी क्या हो गया, फिर हमने रीबिल्डिंग शुरू कर दी। तो हम लोगों ने तो जब से होश संभाली है हम यही होता देख रहे हैं। जबकि जो कंसिस्टेंट ममालिक जो टॉप पे रहते हैं, अगर आप उनको देखें तो 50-50 साल से उनके सिस्टम ब्रीड कर रहे हैं प्लेयर्स को, क्योंकि वो सिस्टम स्ट्रांग है। वो सिस्टम खराब नहीं होते, उसके अंदर सर्टेनिटी नहीं है, उसके अंदर किसी को गैर यकीनी सूरत हाल नहीं है। वो लुक आफ्टर करता है अपने प्लेयर्स को, वो इंजर्ड को अपने कॉन्ट्रैक्ट से नहीं निकाल देता, वो उनको पकड़ के रखता है अगर वो समझता है इसमें टैलेंट है, और फिर वो उसमें से एक्सट्रैक्ट करता है परफॉर्मेंसेस। हमारा तो चंद महीने का रिहैब किसी का होता है, कई सालों से आप देख लें वो बंदा ही वापस नहीं आता, वो बंदा ही नहीं होता। ठीक है, हालांकि आज साइंस एडवांस है, आज टेक्नोलॉजी एडवांस है, आजकल रिकवरी के मैकेनिज्म तेज हैं, हम लोग उसमें स्लो हैं। जबकि हमारे इससे ज्यादा बड़ी इंजरीज होती रही हैं शोएब अख्तर को, मोहम्मद जाहिद को, वसीम भाई को, वकार भाई को, उस दौर वाले जिनके वर्कलोड्स बहुत ज्यादा थे, जो कि काउंटी क्रिकेट में भी 100 ओवर 108 ओवर का जो दिन होता है वो गुजारते थे, लंबे ओवर्स कराते थे, उनकी जो रिकवरियां थी वो तेज थी। तो अब असूलन तो उस वक्त साइंस पीछे थी, आज आगे है, लेकिन वो वाली चीजें तेज थी, आज स्लो हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमें काम करने की जरूरत है, तवज्जो देने की जरूरत है। एंड लेट्स बी फेयर इनफ टू आवर चिल्ड्रन। ये जो हमारे यंगस्टर्स खेल रहे हैं, क्या हम इनको आइडियल एनवायरनमेंट देते हैं? क्या इनका जो ब्रॉटअप है, डू दे रियली अंडरस्टैंड कि वो कौन सी क्रिकेट खेलेंगे तो वो चैंपियन स्टफ तैयार होगा, और जो क्रिकेट हम उन्हें खिला रहे हैं उससे क्या निकलेगा? मेरा ख्याल है अब ये सैंपल साइज बहुत बड़ा हो गया है, हमें इवेल्युएट करके ना अपने जो चीजें हैं उनको दुरुस्त कर लेना चाहिए। अच्छा भट्ट साहब, आपने सर्कमस्टांसेस और कंडीशंस को जो है वो फराहम करने की बात की है, एक बहुत यानी निगलेक्टेड फैक्टर जिसको हम अभी तक अपने शो में डिस्कस नहीं कर पाए हैं,
काज़म ट्रॉफ़ी जो है वो हो रही है इस वक्त पाकिस्तान में, और काज़म ट्रॉफ़ी की हिस्ट्री में पहली बार उसमें एक ऐसा बॉल इस्तेमाल किया जा रहा है जिस बॉल से हमने क्रिकेट खेलनी ही नहीं है। डूक कंपनी का बॉल जो है वो उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, और हमने क्रिकेट जो है वो आगे सारी कोकाबुरा की बॉल के साथ खेलनी है। एक तो ये फरमाइएगा कि इन दोनों बॉल्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है, और दूसरा ये बताइएगा कि ये जो इस बॉल से खिलाने का आइडिया है, आपके ख्याल में क्या ये फ़ायदेमंद साबित होगा आगे आने वाले कैलेंडर ईयर में? ये लीजिए, मैं आपको ये फ़र्क दिखा देता हूँ। अच्छा, मेरे ख्याल में कुछ दिखाना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली ये ड्यूक का बॉल है। ये जो बॉल है ये ड्यूक का बॉल है। ये ड्यूक का बॉल है जो इंग्लैंड में यूज होता है, या वेस्ट इंडीज जब कोई टेस्ट मैच होता है तो वो ड्यूक से खेलते हैं। अब ये जो बॉल है ये आप कह लीजिए कि दो ममालिक इससे टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, और इंडिया जो है वो इससे मिलता जुलता एक बॉल है जो उनका अपना लोकल बॉल है एसजी का, वो उससे खेलता है। बाकी की जो दुनिया है वो सारी की सारी जिस बॉल से क्रिकेट खेलती है उसकी सीम इस तरह की होती है, ये कोकोबरा की, इसकी बिल्कुल फ्लैट सीम होती है। ठीक है जी। अब ये जो बॉल है इसकी जो डिविएशन है ऑफ द पिच वो कम है। इसको स्पिनर्स के लिए और फास्ट बॉलर्स के लिए कंट्रोल करना, इसे मूवमेंट एक्सट्रैक्ट करना, इसको चलाना मुश्किल है, जोर लगता है, स्किल लेवल बहुत हाई होने चाहिए। जबकि जो ड्यूक का बॉल है इसमें अगर आप इसको राइट एरियाज में फेंकते हैं तो ये खुद से इतनी ज्यादा कह लें कि फास्ट बॉलिंग की भी मदद करता है, स्पिनर्स की भी ग्रिप अच्छी करता है, तो ये बैटिंग में काफी मसाइल पैदा करता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप अपने बच्चों को प्रिपेयर करा रहे हैं तो आप उससे कराएंगे जिससे 90% उनकी गेम इंटरनेशनली होनी है। तो इसमें बेहतर ये होता कि अगर आपकी ट्रॉफी के 8 या 7 राउंड है या 6 राउंड है तो आप 2-2 मैच हर टीम के ड्यूक से करा लेते, वो भी तब जब आपने इंग्लैंड जाना है, राइट, या आपने वेस्ट इंडीज जाना है, तो उसकी प्रेपरेशन के लिए। तो बाकी राउंड आप कोकोबरा से खेलते हैं क्योंकि आपकी 90% क्रिकेट कोकोबरा से है। लेकिन हम लोग डिसीजन लेते हैं, जब ले लेते हैं आफ्टर इवन दैट वी डोंट नो कि हमने वो क्यों लिया। ये तो अब जिन्होंने लगाया है वो बेहतर बताने की पोजीशन में है कि इस बॉल को क्यों लगाया गया है, लेकिन इसकी जो यूटिलिटी है वो सिर्फ इंग्लैंड टूर पे है या वेस्ट इंडीज टूर पे है, इसके अलावा नहीं है। और एशेज में जब इंग्लैंड में एशेज होती है तो ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक सीजन है उसके 2 राउंड कोकोबरा से ड्यूक के बॉल से खेले जाते हैं। उनके 5 टेस्ट की एशेज है, वो 2 राउंड खेलते हैं। हमने थ्रू आउट सारे मैच ड्यूक से करा दिए हैं। तो मुझे नहीं मालूम कि इसके पीछे रीजन क्या है। ये रीजन तो आपको जिसने ये डिसीजन लिया है वो ही बेहतर समझा सकता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सलमान भट्ट साहब, आज के मैच की अगर दोबारा से बात करें, वापस आए मैच के ऊपर, तो जिम्बाब्वे की अगर हम बॉलिंग देखें या जिम्बाब्वे का बॉलिंग प्लान देखें, कुछ बात उसके ऊपर भी कर ली जाए। हमने ये देखा कि जो लैक रहा जिम्बाब्वे की बॉलिंग में वो ये था कि अगर शायद वो स्पिनर लगाते स्टार्ट से तो जो रिजल्ट होता जिम्बाब्वे के लिए वो कुछ चेंज हो सकता था। आप समझते हैं ये गलती की गई जिम्बाब्वे की जानिब से? देखिए नहीं, उनके पास बॉलिंग ही नहीं है, वो कौन से स्पिनर लगाते हैं, वो तो रेगुलर स्पिनर्स ही नहीं है। और आज तो पिच भी बेहतर था और आप शुरू में लगा देते, पावर प्ले में स्पिनर लगा देते तो हो सकता है उन्हें और ज्यादा मार पड़ जाती। सही। तो उनके पास तो वो क्वालिटी नहीं है ना, उनके पास रिसोर्स नहीं है कि वो इस तरह मैनिपुलेट कर सके, अपने टैक्टिकली अपने आप को ज्यादा कुछ चेंजेस ला सकें। एटलीस्ट उनकी इस टीम में तो ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती। जो उनके फास्ट बॉलर्स भी हैं वो सिवाय ब्लेसिंग मुजरबानी के, उसके अलावा तो दे डू नॉट लुक इंटरनेशनल मटेरियल अनफॉर्चुनेटली। तो ये इसीलिए देखे ना, सारी की सारी टीमें जब जिम्बाब्वे आती हैं तो वो अपना एंटायर स्क्वाड चेंज कर लेती हैं। तो पाकिस्तान ने तो पहली दफा किया है, अपने आधे लड़के नए भेजे हैं। दूसरी टीमें तो पूरी टीम, इंडिया ने तो साउथ अफ्रीका में एक टीम भेजी है, दूसरी वहां पे ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है, वो इधर जीत गई है, वो उधर जीत गए। सो यू कैन इमेजिन हाउ पीपल हैव फॉर्म्ड देयर बेंच स्ट्रेंथ, किस तरह के उन्होंने प्लेयर तैयार कर लिए हैं कि वो स्पेशलिस्ट फॉर्मेट्स में 2 डिफरेंट जगहों पे दोनों जो है ना आउट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट दोनों जगह जीत गए। तो इसका मतलब है कि तैयारी और रिसोर्स जो है ना वो बड़ा कंप्लीट है और वो compete करने के लिए रेडी है इंटरनेशनल लेवल पे। सो वी हैव जस्ट टेकन अ स्टार्ट इन द राइट डायरेक्शन। इसको कंटिन्यू करने की जरूरत है और इसको मजीद इसमें बेहतरी लाने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक, बेहतरी की बात की आपने सलमान साहब। इसमें ये भी कहिएगा कंसिस्टेंसी की हम हमेशा बात करते हैं, लेकिन इसमें जो चीज़ मेरे ख्याल में इग्नोर की जाती है वो मेंटली तौर पर लड़कों को तैयार करना लंबी इनिंग्स खेलने के हवाले से।
और अगर कंडीशंस मुश्किल भी हैं, अगर अर्ली विकेट्स ड्रॉप भी हुई हैं, तो उस सूरत हाल में भी अपने आसाब को कंट्रोल किस तरह से रखना है? बट साहब, आप समझते हैं कि पीसीबी में इस तरह की ट्रेनिंग की जाती है लड़कों की, और लड़कों को बताया जाता है कि प्रेशर हैंडल किस तरह से करना है और मेंटली तौर पर खुद को प्रिपेयर कैसे करना है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो आपको लंबी क्रिकेट खिलानी पड़ेगी बच्चों को, ताकि वो सिचुएशंस में जब जाएंगे तो सिचुएशन से कैसे डील करना है वो नेचुरल लर्निंग उनकी शुरू हो जाएगी, इन्वायरमेंटल लर्निंग शुरू हो जाएगी, जिसका भी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। जब आप लोगों को 3 दिन का मैच खिलाएंगे यंग एज में, तो वो दूसरे तीसरे दिन या तो अगले मैच से वो जो इसने जाना होगा वो चला जाएगा, और जिससे रहना होगा वो सोचना शुरू कर देगा कि इसमें मैंने एक्सेल किस तरह करना है। तो आपको इन्वायरमेंट जो बनाने की बात है वो यही है ना कि आप 3 डे कॉम्पिटिशन्स कराएं, स्कूल के कराएं, कॉलेज के करवाएं, अंडर 16 के करवाएं। तो इससे आपकी ये जो मेंटल साइड है या गेम अवेयरनेस है या आपको लंबी बारियां लेने की आदत है या आपकी मसल मेमोरी की लॉन्गर पीरियड्स के लिए फोकस करने की जो एबिलिटी है वो इंक्रीज लंबा खेलने से ही होगी। इसके अलावा इसका कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है, इसका कोई और तरीका नहीं है। यू हैव टू प्ले द लॉन्गर गेम टू गेट बेटर इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट। और फिटनेस स्टैंडर्ड जो है आपको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने पड़ेंगे, आपको उसमें पीक परफॉर्मेंस पिरामिड बनाने पड़ेंगे, बच्चों को समझाना पड़ेगा कि उनका बॉडी टाइप ये है, उन्होंने ये बनना है, इसके लिए इस ट्रेनिंग की जरूरत है। फॉर दैट पर्टिकुलर प्लेयर यू हैव टू मेक अ पर्टिकुलर प्लान। ये नहीं हो सकता कि सारे के सारे 200-250 लोग पाकिस्तान में एक ही ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक ही फिटनेस टेस्ट दे रहे हैं। उनका रोल फर्क है, कोई ऑलराउंडर है, कोई ओपनर है, कोई स्पिनर है, कोई हार्ड हिटर है, कोई टाइमर है, ठीक है जी। कोई किसी का एक्शन जो है वो अनऑर्थोडॉक्स है, किसी का जो एक्शन है वो बड़ा कॉपी बुक स्टाइल है, टेक्निक पे पूरा उतरता है। कोई बिल्कुल ही आउट ऑफ नोवेयर लाइक मलिंगा आ जाता है और वो ऑकवर्ड एक्शन के साथ तेज बॉलिंग करता है। तो उसकी यूनिकनेस खत्म नहीं करनी, उसको स्ट्रेंथन करना है और उसको पिक एंड चूज के साथ खिलाना है कि यहाँ खिलाना है या नहीं खिलाना। जैसे अभी इब्रार की बात की, कोर्सेज फॉर कोर्सेज का एलिमेंट लाना पड़ेगा। तो ये बहुत सारा काम है जो डेवलपमेंट स्टेज के ऊपर होना चाहिए, और जब तक नहीं होगा आप उस वक्त उस जगह तक नहीं पहुंच सकते। अच्छा सलमान भाई, आपकी गुफ्तगू से मैं 2 पॉइंट जो है वो एक्सट्रैक्ट करके आपसे जानना चाहता हूँ अपने रहनुमाई के लिए। आपने कल भी इसके ऊपर बात की थी, आप ज़ाहिर है खुद भी इस सिस्टम के अंदर से आए हैं। आपके जब आप नर्चर हो रहे थे एज ए प्लेयर, तो उस वक्त आपको 3 डे क्रिकेट खेलने का मौका मिला किसी भी जानिब से? वक्त हमारे बिल्कुल ख़त्म हुआ है, हम इस क्वेश्चन को कल के लिए रख लेते हैं। बहुत शुक्रिया सलमान भट्ट साथ रहने के लिए, और हमारे साथ अहमद सईद आप भी मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।